सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में जाना था। आज हम उसी कड़ी में आगे छायावाद के बारे में जानेंगे। आपके सिलेबस में हम यहाँ पे जैसे कि आपके हिंदी गद्य का इतिहास और हिंदी पद्य का इतिहास बताया गया है, लेकिन हम दोनों को एक साथ जोड़ते हुए पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। जो आपका छायावाद है वही शुक्ल युग का समय था। शुक्ल जी उसी समय थे। चूंकि शुक्ल जी एक गद्यकार थे, निबंधकार और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनके समय में जो प्रमुख रूप से तो आलोचक थे और निबंधकार थे, तो उनके समय जो आलोचना और निबंध लिखे गए वही शुक्ल युग के नाम से लिखे गए। और जो शुक्लोत्तर युग कहते हैं या इस समय का जो छायोत्तर युग है, समय लगभग वही है। तो शुक्ल जी के बाद के जो लेखक आते हैं, निबंधकार और आलोचक आते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये छायावाद बताया जा रहा है, उसमें शुक्ल और शुक्लोत्तर युग नहीं आता है, क्योंकि आपके हिंदी गद्य के इतिहास में अलग से उसको दिया गया है हाई स्कूल के सिलेबस में। इंटर में तो समझ में आ जाता है। हाँ, एक चीज ध्यान रहे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए ये चीज पढ़ाई जा रही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हम छायावाद पर आते हैं। जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, चौरी चौरा घटना के बाद जब वापस होता है, तो भारतीय जनमानस में जो एक उत्साह था, जोश था, वह ठंडा पड़ने लगता है। लोगों में घोर निराशा का दौर चला आता है। जो बड़े बड़े राजनेता थे वो भी जो है गांधी जी के इस फैसले से जो है असहमत दिखते हैं। उस दौर में मनुष्य धीरे धीरे व्यक्तिवादी होने लगता है। जो मनुष्य अपने से जो है मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य निर्मित जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट होता है, तो दूसरी तरफ मुड़ने लगता है। और पराधीनता के बोध का जो असंतोष था वो भी दिखाई देता है। उसी समय धीरे धीरे छायावाद जो है अंकुरित होने लगता है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि यह जो छायावाद है रविन्द्रनाथ ठाकुर के कविताओं का इस पर प्रभाव है, और इसी को मान करके उन्होंने कहा है कि ईसाई संतों के फैंटेस्माटा, जिसको छायाभास कहते हैं, उससे जोड़ देते हैं। और उन्होंने छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा था। चित्रभाषा शैली। फिर नंदुरारे वाजपेयी जी का मानना है कि नहीं, इसमें युगबोध है, उनको उसको युगबोध से जोड़ देते हैं। और उन्होंने कहा है कि व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान है छायावाद। फिर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। इसी कड़ी में आगे सबसे स्पष्ट व्याख्या देते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। उन्होंने अपने पुस्तक छायावाद में लिखा है, दिखाया है कि छायावाद वस्तुतः कई काव्य वृत्तियों का सामूहिक नाम है। कई काव्य की जो विशेषताएं हैं उसका जो समूह है उसका नाम छायावाद है। और वह राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। दोनों चीजें हैं। एक तरफ जो परंपरागत काव्य रूढ़ियां हैं, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक ढांचा बना दिया था काव्य रचना का, जिसको इतिवृत्तात्मकता कहा गया था। छायावाद के कभी उसका घोर विरोध करते हैं। किसी परिपाटी में बद्ध करके काव्य नहीं लिखा जा सकता है, कि किसी वृत्ति के अंतर्गत जो है काव्य नहीं लिखा जा सकता है, एक ढांचे के अंतर्गत नहीं हो सकता है। तो उन पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना, और दूसरा जो विदेशी पराधीनता थी, अंग्रेजों की पराधीनता सी, उससे भी मुक्ति पाने की जो विशेषताएं हैं वो हमको छायावाद में मिलती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता रहती है व्यक्तिकता। व्यक्तिवादी होता है मनुष्य। यहाँ पर हर जगह आपको मैं मेरा दिखाई पड़ता है काव्य में जो है। और छायावाद की स्वच्छंदता जो है वह व्यक्तिवाद से जुड़ी होती है। दूसरी विशेषता इसकी आता है जिज्ञासा, जिसको रहस्यवाद कहते हैं। जीवन जगत के रहस्यों को जान लेना चाहता है यहाँ पर कवि जो है। पहले भी हम
सुबह सुबह चिड़ियों का चहकना, उनके स्वर को जो है कवियों ने सुना था, हमने भी सुना था। नदी को किसी ने नहीं देखा था, पेड़ पौधों को झूमना भी सबने देखा था, लेकिन छायावादी कवियों ने इसको कुछ इस तरह से देखा जिसको जानने की तीव्र इच्छा होती है उनके अंदर जो है। जैसे पंत जी कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना तरंगड़ी, तूने कैसे पहचाना। उसी में निराला कहते हैं, किस अनंत का नीला अंचल, हिला हिला कर आती तुम सजी मंडलाकार। ये सब चीजें हैं। फिर इसी में महादेवी वर्मा कहती हैं, तोड़ दो ये अच्छी चीज मैं भी देख लूं उस और क्या है। यह जो यही जो है जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा का संबंध ही रहस्य भावना से है। फिर प्रकृति इसके केंद्र में आती है कविता के, छायावाद के। प्रकृति की ओर जाना ही स्वच्छंदतावाद है। मनुष्य जब प्रकृति की ओर मानव निर्मित वस्तुओं से असंतुष्ट होकर जाता है, मनुष्य जो है प्रकृति की ओर तभी जाता है जब अपनी व्यवस्थाओं से असंतुष्ट होता है। पराधीनता का बोध असंतोष और क्षोभ उत्पन्न करता है। पराधीनता का बोध स्वाधीनता की कामना से जुड़ा होता है और देश प्रेम से भी जुड़ा होता है। इसलिए व्यक्ति जो है प्रकृति का मानवीकरण कर देता है। फिर महादेवी वर्मा ने नारी का बंधन मुक्ति पर भी जो है, नारी के शोषण पर भी जो है काफी कुछ लिखा है। इसके बाद हम छायावाद के प्रमुख कवियों के ऊपर आते हैं। छायावाद के प्रमुख 3 कवियों का नाम आता है। बृहत्त्रयी जिसको क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और इसके सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनमें इनका काव्य है कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्रधार, आंसू, झरना, लहर। चंद्रगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी, अजातशत्रु, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना। उपन्यास इन्होंने लिखा था तितली, कंकाल और इरावती। उसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने काव्य में लिखा है तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, अपरा, परिमल, कुकुरमुत्ता, गीतिका, अड़िमा, बेला, नए पत्ते। ये इनके प्रमुख काव्य हैं। फिर सुमित्रा नंदन पंत जी आते हैं। इनका काव्य है लोकायतन, उच्छ्वास, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण किरण। ये इनके प्रमुख हैं। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल की बहुत महत्वपूर्ण कवित्री हैं। इनकी कविता है निहार, निर्जा, काव्य संग्रह है ये सब। निहार है, निर्जा है, सांध्य गीत है, यामा है और दीपशिखा है। ये प्रमुख है इनके। महादेवी वर्मा ने जो है काफी रेखा चित्र और अनुविधाएं भी लिखा है। इसी समय छायावदोत्तर काल के कवि आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखा है, बहुत चर्चित रही है। नरेंद्र शर्मा ने पलाश वन प्रवासी की गीत लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है झांसी की रानी, काफी चर्चित कविता रही है। दिनकर ने रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा नाम के काव्य लिखा है। एक चीज और जानिएगा कि हमारी जो हिंदी खड़ी बोली का विकास चलता है, खड़ी बोली के विकास के रूप में अपने सबसे उत्कृष्ट रूप में मिलती है, एकदम परिष्कृत रूप हिंदी का यहाँ मिलता है। इसके बाद प्रगतिवाद आता है छायावाद के बाद। प्रगतिवाद में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में जो है लखनऊ में 1936 में होती है, जहां पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ता है, जहां पर एक समाजवाद की परिकल्पना आती है, जहां
सामान्य जन का जो है शोषण है उसके खिलाफ आवाज उठना शुरू हो जाती है। उसके खिलाफ उसकी आवाज शुरू हो जाती है। कभी जो है आम जनता की आवाज उठाता है कि किस प्रकार उसका शोषण किया जाता है। यहाँ बात होने लगती है कि सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उत्पादन में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबको आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए। समाजवाद प्रमुख रूप से यहाँ दिखाई देने लगता है, जिसमें इन कवियों में नागार्जुन जी का नाम प्रमुख रूप से आता है। इन्होंने लिखा है, युगधारा सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रतिनाथ की चाची और बलचनमा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। इसी समय के केदारनाथ अग्रवाल जी हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में। युगधारा, युग की गंगा अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आत्मगन इनकी प्रमुख कविताएं हैं। त्रिलोचन जी इसी में आते हैं। इनकी प्रमुख रचना में धरती, उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, ताप के ताए हुए दिन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रगतिवाद के बाद नई कविता आती है। नई कविता में जो आपके स्तर का है वही चीजें आपको बताना जरूरी है। नई कविता के प्रमुख रचनाकारों में सुदामा पांडे आते हैं, जिनको धूमिल के नाम से भी जाना जाता है। संसद से सड़क तक इनकी प्रमुख रचना रही है। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये रचना आज भी इनकी प्रासंगिक है सर। फिर सर्वस्व दयाल सक्सेना की कुआनो नदी, दुष्यंत कुमार का है सूर्य का स्वागत, सुप साये में धूप। सदल मिश्र ने, रामदरस मिश्र ने लिखा है, पक गई है धूप, बैरंग बैनाम। फिर प्रयोगवाद आता है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है। प्रयोगवाद के बाद नई कविता का समय आता है। प्रयोगवाद में प्रमुख रचनाकारों में भग्नदूत है, इलियम है, पूर्वा है, आंगन के पार द्वार है, हरी घास पर क्षणभर है, शमशेर बहादुर सिंह की कुछ कविताएं, बात बोलेगी, सकून की तलाश, चुका हुआ, नहीं हूं मैं, भवानी प्रसाद मिश्र का है गीत फरोश, गांधी सप्तसदी, कालजयी। नरेश मेहता जी का है बन पाखी सुनो, संशय की एक रात और सबरी। ये प्रमुख रचनाएं हैं। तार सप्तक की स्थापना जो है अज्ञे ने किया था। तार सप्तक की स्थापना से ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें मुक्तिबोध रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और अज्ञे जी का नाम आता है। ये तो हमारा जहाँ तक आपको पढ़ना है, ये आपका हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। और शुक्ल युग और शुक्लोत्तर की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, तो शुक्ल युग में शुक्ल युग के समय जो भी लेखक रचनाकार थे उनको सम्मिलित किया जाता है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी थे, नंदुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन लोगों का नाम आता है। बाद के कवियों में हजारी प्रसाद हैं, ये प्रमुख रूप से इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है विचार विथि, चिंतामणि। इनके कुछ निबंध भी अच्छे इन्होंने लिखा है, जैसे कि लोभ और प्रीति, काफी चर्चित निबंध रहा है। यही सब है। फिर क्लास जब चलेगी तो आपको और भी विस्तृत रूप से इसको बताया जाएगा। अब अगले दिन जो है हम व्याकरण पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।